हम जानेंगे आज गौरी के बारे में, ठीक है। गौरी, महमूद गौरी और महमूद गजनवी। तो महमूद नहीं बोल के हम सिर्फ गौरी बोलेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा कि शॉर्ट में बोल रहा है। ओके, समझते हैं ध्यान से। मुस्लिम आक्रमण, भारत पे मुस्लिम आक्रमण किस तरह से हुआ था वो हम पहले वाले वीडियो में देख चुके थे। इससे पहले अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हम आगे चल भी गए हैं। ओके, तो समझते हैं। तो मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि अरब आक्रमण के बारे में पढ़ लिए थे। अरब आक्रमण में दाहिर का शासन चल रहा था, ठीक है। सिंध का राजा जो था दाहिर, उसके ऊपर आक्रमण किया गया था अरब के द्वारा। और तुर्क आक्रमणकारी में हम दो व्यक्ति के बारे में जानेंगे, जिसमें कि गजनी के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। और आज जो जानेंगे ये गौरी के बारे में जानेंगे। तो समझते हैं गौरी कौन था और कैसे ये आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। ओके, समझते हैं ध्यान से। महमूद गौरी, महमूद ना बोल के सिर्फ गौरी बोलेंगे। ओके, महमूद गौरी। गौरी जो है ये गौर राज महमूद गजनवी के अधीन रहता है, ठीक है। एक गौर राज पड़ता है, ये महमूद गजनवी के अधीन रहता है, ठीक है। और इसी राज में महमूद गौरी जो है इसका शासक बन जाता है। किसका शासक बन जाता है? यही गौर राज का शासक बन जाता है, जो कि किसके अधीन रहता है? गौर राज। तो गौर राज जो है महमूद गजनवी के अधीन रहता है और गौर राज में ये यहाँ का इसका शासक बन जाता है गौरी, ठीक है। गौरी इसका शासक बन जाता है, ठीक है, शासक बन जाता है। और महमूद गौरी भारत पे आक्रमण करने के लिए जो है वो तट पे आ जाता है कि मुझे भी भारत पे आक्रमण करना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं अरब आक्रमण किया, महमूद गजनवी आक्रमण किया, तो उसमें एक गौरी था, तो गौरी ये बोला कि हम भी अब आक्रमण करेंगे भारत पे, ठीक है, हम भी आक्रमण करेंगे भारत पे। तो इसी तरह से ये भारत पे आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। कौन? महमूद गौरी। भारत पे जब आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया तो 1175 ईस्वी में ये पहला आक्रमण कहाँ कर दिया? तो पहला जो आक्रमण किया ये मुल्तान के विरुद्ध ये पहला आक्रमण स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो भारत पे प्रारंभ आक्रमण किया 1175 ईस्वी में। इसका पहला आक्रमण था जो कि मुल्तान के विरुद्ध ये आक्रमण प्रारंभ कर दिया। कौन? तो गौरी, महमूद गौरी। उसके बाद जो है 1178 ईस्वी में महमूद गौरी का दूसरा आक्रमण फिर चलता है। महमूद गौरी का दूसरा आक्रमण जो है 1178 ईस्वी में, ठीक है, किसके विरुद्ध होता है? तो किसके विरुद्ध होता है? तो ये होता है भीम द्वितीय के विरुद्ध, ठीक है, भीम द्वितीय के विरुद्ध। ओके, भीम द्वितीय उस समय शासक रहता है भीम द्वितीय, और भीम द्वितीय के विरुद्ध जो है ये आक्रमण कर देता है। जब भीम द्वितीय के विरुद्ध जब आक्रमण कर देता है 1178 ईस्वी में जब आक्रमण कर देता है तो इसमें जो है गौरी की पराजय हो जाती है और भीम द्वितीय जो है इसमें विजय हो जाता है। भीम द्वितीय क्या होता है? जीत जाता है, ठीक है, भीम द्वितीय जीत जाता है। ओके, उसके बाद जो है जिसमें कि गौरी हार जाता है और उसके बाद फिर आक्रमण करता है। फिर ये बोलता है कि फिर हम आक्रमण करेंगे। फिर 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध जो होता है 1191 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच फिर ये युद्ध प्रारंभ करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस तरीका से वो समझते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण किसके ऊपर था? तो क्या बोलेंगे? तो मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध था, ठीक है। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो भीम द्वितीय के विरुद्ध हुआ था, जिसमें कि भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया, ठीक है। अब फिर उसके बाद जो है जब पराजित हो जाता है तो फिर गौरी फिर आक्रमण करता है तराइन का युद्ध, ठीक है, तराइन का युद्ध। और वो तराइन का युद्ध पहला कब होता है? तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। और तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच होता है? तो ये होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, तृतीय के बीच होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तराइन कहाँ पड़ता है? तो तराइन जो है राजस्थान में पड़ता है। ओके, उसके बाद जो है तराइन का दूसरा युद्ध आपसे बोलेगा तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच होता है? तराइन का दूसरा युद्ध जो है महमूद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के ही बीच होता है, ठीक है। तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी क्या होता है? गौरी हार जाती है,
गौरी हार जाती है। लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में जयचंद की सहायता से गौरी जीत जाती है। जयचंद की सहायता से गौरी जीत जाता है। ओके, उसके बाद फिर अगला जो युद्ध होता है 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। और चंदावर का युद्ध किसके बीच होता है? जो चंदावर का जो युद्ध होता है वो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच होता है, जिसमें कि जयचंद को आंख में तीर लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, अन्यथा वो जयचंद हार जाता है मोहम्मद गौरी से, जो कि 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं आगे। उसके बाद जो है गौरी ने अपना अंतिम अभियान करता है। गौरी जो है अपना अंतिम अभियान करता है और किसके विरुद्ध करता है? तो गोखर जाति के विरुद्ध करता है। गौरी का अंतिम अभियान गोखर जाति के विरुद्ध होता है। ओके, अब उसके बाद जो है गोखर जातियों के विरुद्ध करने के बाद जो है ये फिर क्या होता है? 1206 ईस्वी में दमदम नामक स्थान पे रामलाल नाम का एक गोखर जाति होता है जो कि गौरी का हत्या कर देता है। ठीक है, गौरी का अंतिम अभियान गोखर जाति के विरुद्ध होता है, और जो कि 1206 ईस्वी में रामलाल नाम का एक गोखर होता है जो कि जाति होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? गौरी की हत्या कर देता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, गौरी की हत्या कर देता है। उसके बाद आपसे बोलेगा कि मोहम्मद गौरी के कितने गुलाम थे? मोहम्मद गौरी के कितने गुलाम थे? एक्चुअली मोहम्मद गौरी का जब हत्या हो जाता है तो उसके बाद जो है उसका गुलाम ही फिर शासन करता है, तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आपसे बोलेगा मोहम्मद गौरी का कितने गुलाम था? तो टोटल 3 गुलाम हुए थे। एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा का नाम था यालदोज और तीसरा का नाम था कुबाजा। ठीक है, तो कितने गुलाम थे? तो 1 2 3, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा यालदोज, तीसरा कुबाजा, और ये मोहम्मद गौरी का तीनों ये गुलाम था। ओके, यहाँ पढ़ने का पर्पस है कि आपको हम रिपीट करके और याद कराने का प्रयास करते रहते हैं। ओके, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि मोहम्मद गौरी का चैप्टर क्लोज हो गया। अब हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में हम लोग जानेंगे गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, हम लोग जानेंगे गुलाम वंश के बारे में। वैसे तो दिल्ली सल्तनत ने बहुत सा राजवंश शासन किया था, गुलाम वंश शासन किया था, खिलजी वंश शासन किया था, लेकिन हम पढ़ते जाएंगे और वंश को भी आगे देखते जाएंगे। ओके, तो हम जानेंगे गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश की जो स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का स्थापना हुआ था। और गुलाम वंश का स्थापना करने वाला वो शासक का क्या नाम था? तो शासक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन होता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है मोहम्मद गौरी का गुलाम। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन होता है? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है। और मोहम्मद गौरी का 3 गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज, कुबाजा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश की स्थापना कर देता है। और गुलाम वंश की स्थापना कब करता है? तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कर देता है। ओके, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, गुलामों को फारसी में क्या बोला जाता है? गुलामों को अगर आपसे बोलेगा फारसी में क्या बोला जाता है, तो गुलामों को फारसी में बंदगाह बोला जाता है। गुलामों को फारसी में बंदगाह बोला जाता है। क्यों? इसे क्यों खरीदा जाता है? तो समझते ध्यान से। इसे सैनिक सेवा करने के लिए खरीदा जाता है। सैनिक सेवा करने के लिए खरीदा जाता है, सैनिक में शामिल करने के लिए किया जाता है। युद्ध होता है तो इसके द्वारा जो फिर युद्ध करवाया जाता है। ठीक है, सैनिक सेवा के लिए इसको खरीदा जाता है। ठीक है, तो गुलामों को फारसी भाषा में बंदगाह बोला जाता है। ओके, अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जब गुलाम वंश का स्थापना किया था तो इसका फिर राज्याभिषेक कब हुआ था वो हम देखने वाले हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक होता है 24 जून 1206 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हो जाता है। 24 जून 1206 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक होता है। और राज्याभिषेक होने के दौरान क्या ये करता है? लाहौर अपनी राजधानी बनाता है। लाहौर अपनी राजधानी बनाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके,
लाहौर अपनी राजधानी बनाता है और उसके बाद फिर राजधानी बना के उसके बाद जो है कुछ निर्माण करता है, कुछ भवन का निर्माण करता है। भवन का निर्माण में हम लोग जानेंगे, एक था कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो ऐबक ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, ठीक है। और आपसे बोलेगा कुबत उल इस्लाम मस्जिद, कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। और कुबत उल इस्लाम मस्जिद पड़ता कहाँ पे है? तो यह पड़ता है दिल्ली में। यह कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। आगे है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण कौन कराता है? तो इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही कराता है। और 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ता कहाँ पे है? तो यह पड़ता है अजमेर में। और अजमेर कहाँ पड़ता है? तो अजमेर पड़ता है राजस्थान में। ओके, अब देखते हैं आगे। इसको ना लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। और लाख बख्श कहने का रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न यह होता है कि ये दान देना इसका शौकीन था। मतलब दान इतना ज़्यादा ये दान देता था ना, लाखों का लाखों ये दान दे देता था, ठीक है। जब इसके द्वार पे कोई आता था मांगने के लिए तो लाखों का लाखों ये दान देता था, इसीलिए इसे लाखों का दान देने वाला लाख बख्श कहा जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके, उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक बोलेगा आपसे सेनापति कौन होता है? तो उसका नाम होता है बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी, जो आगे जाके नालंदा विश्वविद्यालय, जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था लगभग पढ़ने लिखने के लिए, एक हॉस्टल भी था, ठीक है। तो उसको क्या करता है? नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति होता है, नालंदा विश्वविद्यालय को ये क्या करता है? ये ध्वस्त कर देता है। नालंदा विश्वविद्यालय को क्या करता है? ये पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है, तोड़ देता है, जला देता है। किसका सेनापति? तो बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति होता है। ओके, ऐबक की मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में हो जाती है। ऐबक की मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में हो जाती है। और क्यों होती है, कैसे होती है? तो इसका बहुत शौकीन था, ये जो है चौगन का बहुत शौकीन था। घोड़ा पे चढ़ के जो ये ऐसे हॉकी रहता है और ऐसे ऐसे मारते जाता है ना ऐसे, ठीक है। तो इसका ये बहुत शौकीन था। तो वही 1210 ईस्वी में ये चौगन खेलते हुए घोड़े से गिर के इसका मृत्यु जो है हो जाता है, ठीक है। घोड़े से गिर के किसका मृत्यु होता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु 1210 ईस्वी में घोड़े से गिर के इसका मृत्यु हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसे लाहौर में फिर ये दफना दिया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का कर्ब अगर बोलेगा तो कहाँ पे रहता है? लाहौर में। लाहौर में इसे दफना दिया जाता है, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि 1210 में इसका मृत्यु हो जाता है। तो लाहौर में दफना देता है। तो लाहौर में दफना देने के बाद फिर जो है इसके बाद आता है ऐबक का उत्तराधिकारी। कौन होता है? ऐबक के बाद जो गद्दी पे बैठता है वो बैठता है आराम सा। ऐबक के बाद जो गद्दी पे बैठता है वो बैठता है आराम सा गद्दी बैठता है। लेकिन इसका शासन काल आपसे पूछेगा, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया इसका कार्यकाल कब तक रहा था? इसका कार्यकाल मात्र 8 महीने तक ही रहा था। 8 महीने तक ही इसका कार्यकाल रहा था। ओके, 8 महीने कार्यकाल होने के बाद क्या करता है? आराम शाह की हत्या कर दी जाती है। 8 महीने के कार्यकाल होने के बाद जो है मतलब आराम शाह की हत्या कर दी जाती है। और आराम शाह की हत्या किसके द्वारा की जाती है? तो की जाती है इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। इल्तुतमिश के द्वारा जो है आराम शाह की हत्या कर दी जाती है। और कब की जाती है? तो 1111 ईस्वी में दिल्ली पे ये बैठ जाता है। 1111 में लगभग आराम शाह की हत्या कर देने के बाद जो है इल्तुतमिश क्या करता है? दिल्ली के गद्दी पे बैठ जाता है। दिल्ली के गद्दी पे बैठ जाता है। और दिल्ली पे के गद्दी पे बैठने के दौरान जो है इल्तुतमिश फिर अपना शासन करना स्टार्ट कर देता है। ओके, इल्तुतमिश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इल्तुतमिश जो होता है तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश जो था तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, एक शासक, ठीक है, तुर्क था, ठीक है, जो ऐबक का गुलाम रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम होता है, ठीक है।
कुतुब ऐबक का गुलाम होता है कौन? इल्तुतमिश। जो कि ऐबक का गुलाम रहता है इल्तुतमिश, लेकिन इल्तुतमिश आगे जाके ऐबक की पुत्री के साथ शादी कर लेता है। ऐबक की पुत्री के साथ शादी कर लेता है। फिर इल्तुतमिश जो है ऐबक का दामाद भी बन जाता है। ठीक है, ऐबक का दामाद भी बन जाता है। ऐबक का दामाद बनने के दौरान जो है उसके बाद फिर इसी तरह से फिर वो शासन को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। इल्तुतमिश जो है ये बदायूं का शासक होता है, बदायूं का गवर्नर होता है। ठीक है, इल्तुतमिश पहले बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, राजगद्दी पे बैठने से पहले जो ये बदायूं का गवर्नर था। कौन? इल्तुतमिश। ओके, इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। लाहौर राजधानी किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, जो उसकी मृत्यु होने के बाद जो है लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करके राजधानी लाया। कौन? इल्तुतमिश। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का मतलब गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक अगर आपसे बोलेगा तो वास्तविक संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश को ही जाना जाता है। ओके, ये बात याद रखिएगा। तो वास्तविक संस्थापक बोलेगा तो इल्तुतमिश को ही जाना जाता है। ओके, वास्तविक संस्थापक इसलिए बोला जाता है कि इसके समय में चंगेज खां आक्रमण करता है। इसके समय चंगेज खां आक्रमण करता है, जो कि दिल्ली की रक्षा करने में ये सामर्थ्य मतलब अपना भूमिका निभाता है। ठीक है, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक बोला जाता है गुलाम वंश का। समझे? आगे इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण करवाया था। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण कराया था, अन्यथा दिल्ली एक कुन्हा का भी इसी ने निर्माण कराया था। दिल्ली एक कुन्हा के निकट ये निर्माण कराया था। ठीक है, हौज ए सुल्तानी का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इल्तुतमिश जो होता है, इल्तुतमिश पहला शासक होता है जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद हासिल किया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक कौन था जो कि बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद धारण किया था? तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था इल्तुतमिश। उसका नाम क्या था? इल्तुतमिश था। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो पीछे छूट गया था। कुतुब मीनार का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसका पुनरुद्धार किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने कराया था। अच्छे से बनाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, 225 मंजिल तक बनाया था। ओके, और 4 मंजिल बनाया था एक्स्ट्रा। उसके बाद जो है बिजली गिरने के बाद जो है फिर ये ध्वस्त हो जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक आगे जाके फिर ये कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब कुतुब मीनार का निर्माण कराता है। इल्तुतमिश का जो मृत्यु होता है, इल्तुतमिश का मृत्यु 1236 में इसका मृत्यु हो जाता है। ओके देन आगे इसके बाद जो है इसका बेटा आता है। इसके बाद जो है इल्तुतमिश के बाद इसका बेटा आता है। उस बेटा का क्या नाम रहता है? तो रुकनुद्दीन फिरोज, जो अयोग्य शासक होता है। इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश का जो मृत्यु होता है 1236 में इसका मृत्यु हो जाता है। ओके, उसके बाद इसका बेटा आता है रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि एक अयोग्य शासक होता है। ओके, उसके बाद जो है इसकी बेटी आती है। इसकी बेटी आती है, किसकी बेटी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रहती है। इसकी बेटी आती है। इसकी बेटी फिर राजगद्दी फिर संभालता है। इसकी बेटी फिर दिल्ली सल्तनत के राजगद्दी फिर संभालता है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली सल्तनत का वह कौन सी महिला है जो पहली महिला शासिका बनी? तो आप क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे आप रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है वो पहली महिला शासिका बनती है दिल्ली सल्तनत की। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है इसका कार्यकाल, आपसे अगर इसका कार्यकाल अगर पूछेगा रजिया सुल्तान का कार्यकाल तो क्या बोलेंगे? तो रजिया सुल्तान का कार्यकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। ठीक है, रजिया सुल्तान का कार्यकाल 1236 से 1240 तक रहता है। आगे इसने क्या करता है? पर्दा प्रथा को त्याग के, पर्दा प्रथा को त्याग के, पर्दा प्रथा मतलब क्या? घूंघट लेना जो महिला का क्या है? महिला लोग तो घूंघट लेती है, लेकिन जब ये दिल्ली सल्तनत की पहले महिला शासिका बनती है रजिया सुल्तान, तो पर्दा प्रथा को त्याग के घूंघट नहीं लेती है। अपना पर्दा प्रथा को त्याग के टोपी पहन के और फिर राजगद्दी पे बैठने फिर वो चली जाती है। एक
पुरुष के माध्यम से, पुरुष के भांति वो राजगद्दी पे बैठ जाती है। तो वही बात बोला गया है, पर्दा प्रथा को त्याग के पुरुषों के भांति, पुरुषों की तरह वो जाने लगती है। रजिया सुल्तान ने याकूत को, रजिया सुल्तान जो है याकूत को अमीर ए आखुर, घोड़े का सरदार नियुक्त कर देता है। घोड़े का सरदार किसे नियुक्त करता है? तो घोड़े का जो सरदार नियुक्त करता है वो करता है याकूत को घोड़े का सरदार नियुक्त कर देता है। उसके बाद जो है गैर तुर्कों को सामंत बनाने से तुर्की अमीर जो होते हैं वो इसके विरुद्ध हो जाते हैं। और इसे बंदी बनाकर बहराम शाह को फिर गद्दी पे बैठा देता है। ठीक है, कौन? तो वही तुर्की अमीरों ने, ठीक है, तुर्की अमीरों ने बहराम शाह को गद्दी पे बैठा देता है, रजिया सुल्तान को हटा के। ओके, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद जो है रजिया सुल्तान की शादी हो जाती है, किसके साथ? अल्तुनिया के साथ। रजिया सुल्तान की शादी अल्तुनिया के साथ हो जाती है। अल्तुनिया के साथ शादी होने के बाद जो है रजिया सुल्तान पुनः ये प्रयास करती है कि मुझे ये राजगद्दी पुनः प्राप्त हो जाए, लेकिन वो राजगद्दी प्राप्त करने में वो सफल रहती है। ठीक है, राजगद्दी प्राप्त करने में वो सफल रहती है ये। ओके, उसके बाद जो है रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। किसके माध्यम से? तो डाकुओं द्वारा कैथल नामक स्थान पे डाकुओं से जब भिड़ंत हो जाता है तो रजिया सुल्तान की फिर वो मृत्यु हो जाती है। ओके, आगे जो बैठता है वो फिर बहराम शाह को बंदी बनाकर, उसके बाद क्या होता है, रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाने के बाद बहराम शाह को बंदी बनाकर इनकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी जाती है। ठीक है, बहराम शाह को बंदी बना के 1242 में किसकी हत्या की जाती है? तो बहराम शाह की हत्या 1242 में कर दिया जाता है। ओके, इसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन महमूद शाह को बनाया जाता है। इसके बाद जो है दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन महमूद शाह को बनाया जाता है, लेकिन बलबन ने इसे संयंत्र करके सुल्तान के पद से हटा देता है। किसको? तो अलाउद्दीन महमूद शाह को बलबन ने संयंत्र करके इसको हटा देता है। ठीक है, इसको हटा देता है सुल्तान की पद से। इसके बाद जो है हटा देने के बाद उसके बाद जो है नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान की पद धारण करने को बोलता है। नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान का पद फिर देता है, फिर वो आके राजगद्दी पे बैठ जाता है। ठीक है, राजगद्दी पे आके बैठ जाता है, इसको सुल्तान बना दिया जाता है नसरुद्दीन महमूद को। तो नसरुद्दीन महमूद को बना देने के बाद क्या करता है, फिर ये अपना जीवन जो है, वैसे नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान के पद तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन नसरुद्दीन महमूद एक ऐसा मतयबी था, मतलब ऐसा व्यक्ति था जो कि अपना टोपी सी के जीवन यापन करता था। कौन? नसरुद्दीन महमूद किसके सहयोग से बनता है, राजगद्दी बैठता है? तो बलबन के सहयोग से वो अपना राजगद्दी पे प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये ऐसा शासक रहता है जो कि इसका कम खर्च पे, मतलब टोपी सी के अपना जीवन यापन करता है। कौन? तो नसरुद्दीन महमूद। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, टोपी सी के जीवन यापन करता है। ठीक है, फिर बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद शाह के साथ करा दिया जाता है। बलबन का एक पुत्री रहता है, ठीक है, पुत्री रहती है, तो उसका विवाह जो है नसरुद्दीन महमूद के साथ करवा दिया जाता है। नसरुद्दीन महमूद के साथ करवा देने के बाद जो है फिर नसरुद्दीन महमूद के साथ फिर उसका शादी करवा दिया जाता है। ओके देन, अब आगे बलबन के बारे में पढ़ते हैं। बलबन का वास्तविक नाम, बलबन का जो वास्तविक नाम होता है, बलबन का वास्तविक नाम बाहुद्दीन रहता है। बलबन का वास्तविक नाम बाहुद्दीन होता है। और बलबन जो है किसका गुलाम होता है? तो बलबन इल्तुतमिश का गुलाम होता है। और इल्तुतमिश ने ही चालीसा दल की स्थापना किया था, ये बात भी आप याद रखिएगा। ओके, ठीक है, चालीसा दल की स्थापना इल्तुतमिश ने किया था, और चालीसा दल को समाप्त बोलेगा किसने किया था? तो बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर देता है। ठीक है, आगे उसके बाद जो है बलबन का वास्तविक नाम क्या होता है? बाहुद्दीन होता है। ओके, जो इल्तुतमिश का गुलाम रहता था, ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, तुर्कान ने चहलगानी का विनाश करने में
बलबन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, क्या होता है, तुर्कान ए चहलगानी का विनाश कौन करता है, तो वह बलबन कर देता है। तुर्कान ए चहलगानी का विनाश बलबन कर देता है। वही चालीसा दल को जो है बलबन समाप्त कर देता है। ठीक है, चालीसा दल एक ऐसा चालीसा दल था तो 40 को का ग्रुप रहता था। ठीक है, दरबार में बैठता था और कूटनीति के माध्यम से जो है राजार को मरवा दिया जाता था। लेकिन जब बलबन राजगद्दी पर बैठता है तो सबसे पहले ये चालीसा दल को समाप्त करता है ताकि आगे जाके मेरे प्रति कोई षड्यंत्र नहीं रच पाए। ओके, इस तरह से होता था। तो इसके बाद जो है चालीसा दल को ये समाप्त कर देता है, तुर्कान चहलगानी को फिर समाप्त कर देता है ये भी। और बलबन जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद जो है ये किस नाम से दिल्ली की गद्दी पे बैठता है, बलबन जो है जब दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाता है तो अपना एक पद धारण करता है। और किस नाम से वो राजगद्दी पे बैठता है, तो वो राजगद्दी पे बैठता है गयासुद्दीन मोहम्मद बलबन के नाम से वो राजगद्दी पे बैठता है। गयासुद्दीन बलबन के नाम से वो राजगद्दी पे बैठ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये मंगलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा भी करता है। कौन, मंगलों का, बलबन के समय जो है मंगलों का आक्रमण भी होता है, मंगलों का आक्रमण भी होता है। लेकिन मंगलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में किसका योगदान सर्वाधिक रहता है, तो वह रहता है बलबन का। ठीक है, बलबन का योगदान रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है बलबन फिर सीरी नामक एक नया नगर भी बसाता है। बलबन क्या करता है, बलबन जो है सीरी नामक नगर भी बसाता है। ठीक है, बलबन मंगलों की रक्षा करने में योगदान सबसे ज़्यादा रहता है। मंगलों की रक्षा करने से दिल्ली की सिंहासन को बचाता है दिल्ली को। ठीक है, और उसके बाद जो है सीरी नामक नगर की भी स्थापना ये करता है। ओके, मतलब बसाता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है इसके राज दरबार में एक प्रथा चलती है। ठीक है, इसके राज दरबार में एक प्रथा की शुरुआत होती है जिसका नाम होता है सिजदा एवं पाबोस। सिजदा एवं पाबोस की प्रथा प्रारंभ चलती है। सिजदा मतलब ऐसे होता है ना, ऐसे सर झुकाना, और पाबोस मतलब वही पैर को चूमना। तो बलबन के समय ये सब प्रारंभ होता है राज दरबार में। ठीक है, सिजदा एवं पाबोस की प्रथा प्रारंभ कर देती है बलबन के दरबार में। ठीक है, और उसके बाद जो है बलबन ने फारसी रीति रिवाज के आधार पे नवरोज त्योहार की शुरुआत कर देती है। ठीक है, तो आपसे बोलेगा नवरोज त्योहार का प्रारंभ किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था, किसने किया था, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे बलबन ने ही नवरोज त्योहार को प्रारंभ किया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है बलबन जो है अपने विरोधियों के प्रति बहुत ही कूटनीति का प्रयोग करता था, बहुत ही कठोर कूटनीति, बहुत ही कठोर नीति का प्रयोग करता था। और वो नीति का नाम था रक्त एवं लौ की नीति। कोई विरोधी अगर मेरे प्रति है तो उसके विरुद्ध हम रक्त एवं लौ की नीति अपनाते हैं। तलवार निकाल के एकदम रक्त एवं लौ की नीति वो अपनाता था। ठीक है, उसके बाद जो है रक्त एवं लौ की नीति कौन अपनाया, तो बलबन ने अपनाया था। उसके बाद जो है नसरुद्दीन ने बलबन को एक उपाधि दिया था। नसरुद्दीन महमूद ने जो टोपी सी के जीवन यापन करता था, जो कि बलबन का दामाद रहता है। ठीक है, वो नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सा उपाधि देता है, तो वह देता है उलूग खां की। कौन सी उपाधि से सम्मानित करता है, तो वह करता है उलूग खां की उपाधि से वो सम्मानित करता है। ओके, बलबन के दरबार में दो कबीर भी रहा करते थे। बलबन के दरबार में कवि भी रहा करते थे। अब वो कवि का क्या नाम रहता है, तो अमीर खुसरो और अमीर हसन नाम का कवि इसके दरबार में रहता है। तो आपसे बोलेगा अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में रहता था, तो आप क्या बोलेंगे, बलबन के दरबार में रहता था। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो है टोटल गुलाम वंश समाप्त कर लिए। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक सिर्फ एगो याद रखिएगा, सैफुद्दीन कॉमर्स। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक सैफुद्दीन कॉमर्स होता है। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल बोलेगा, गुलाम वंश का कार्यकाल अगर आपसे बोलेगा तो 1206 से 1290 तक इसका कार्यकाल रहता है। और टोटल गुलाम वंश लगभग हम देख लिए। ठीक है, और इसका एक ट्रिक है, दिल्ली सल्तनत में जो भी शासन किया था उसका एक ट्रिक के माध्यम से अगर आपको याद करना है तो इसके अकॉर्डिंग आप भी याद कर सकते हैं। जैसे कि दिल्ली सल्तनत का क्रम, ठीक है, पहले आया था गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। और इसका हम ट्रिक बनाए हैं गुखितुसैलो।
गुखी तू सैले। वैसे तो गुलाब खिले तो सांस लो भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन गुलाब खिले तो सांस लो हम नहीं लेंगे सांस, क्योंकि गुलाब मेरे पास है ही नहीं, इसलिए गुखी तू सैलो हम ट्रिक बना दिए। ठीक है, तो गु से गुलाब, अति गु से गुलाम वंश, गु से गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। इसी तरह से हम लोग इस क्रम में आगे बढ़ते हुए चलेंगे, जिसमें कि हम गुलाम वंश पढ़ चुके हैं और आगे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में। अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा कंटेंट आप तक पहुंच सके और ये कंटेंट के माध्यम से आपके एग्ज़ाम का जो स्कोर हो वो अच्छे से इंक्रीज हो। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।